Hello everyone. Now we are going to discuss a new topic which is related to the federalism, and today we are going to discuss about its merits and demerit. In my last video I have discussed what is federalism and its feature. Now I am going to discuss about the merits and demerits of the federalism. So in the merits, the first one is governance become easier. देखो, अगर कोई स्टेट, अगर कोई कंट्री, अगर कोई यूनिट बहुत ज़्यादा बड़ी है तो उसको गवर्नेंस में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है. जैसे इंडिया ही को ले लो तो ये क्या कहलाती है, 7th लार्जेस्ट कंट्री. इतने सारे एरियाज है. यू थिंक ऑफ द जोग्राफिकल एरियाज. हमारे नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट एंड वेस्ट में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कितने ज़्यादा तरीके के लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो कल्चर्स हो, रिलीजन हो, कितनी डिस्पैरिटीज़ है, डिफरेंसेस हैं, कितनी अलग तरह की एथनिसिटी है. और अपार्ट फ्रॉम कल्चरल डिफरेंसेस वी हैव लार्ज एरिया टू बी कवर्ड बाय अ सिंगल अथॉरिटी. तो सिंगल अथॉरिटी सारे एरिया को अच्छे से कवर और गवर्न नहीं कर सकती है, उस पर एक वॉचडॉग की तरह काम नहीं कर सकती. इसलिए फॉर द कन्वीनियंस हमने बहुत सारे स्टेट्स में उसको डिवाइड कर दिया, यानी 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया, सो दैट हर एरिया का अच्छे से गवर्नेंस हो सके. तो वही फर्स्ट है कि गवर्नेंस बिकम ईजियर, यानी बहुत आसानी से हर एक एरियाज के प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जा सकता है, उनके अकॉर्डिंगली लॉज बनाए जा सकते हैं. सेकेंड है लोकल इश्यूज आर गिवन मोर वेटेज. जस्ट सपोज हर स्टेट की अलग अलग प्रायोरिटीज़ हैं. अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा अगर हम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड पे देखें तो वेस्ट बंगाल जो कि राइस का बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर है, वीट का प्रोड्यूसर यूपी. तो जो वेस्ट बंगाल के इश्यूज़ हैं वो आपके गोवा के इश्यूज़ नहीं हो सकते. जो वेस्ट बंगाल के इश्यूज़ हैं वो आपके कश्मीर के इश्यूज़ नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस्ड है उनका. जैसे वो मैंने जैसे डिस्कस किया, आपको यूपी हो गया या फिर वेस्ट बंगाल हुआ या असम हुआ जहाँ पे चाय की बहुत ज़्यादा होती है खेती, कर्नाटका जहाँ कॉफ़ी की होती है, शुगर केन अगेन यूपी. इन सब एरियाज़ में एग्रीकल्चर प्रायोरिटी है. और कुछ एरियाज़ जहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में है, जैसे गोवा हो गया, जैसे केरला हो गया, इन सब में क्या एग्रीकल्चर प्रायोरिटीज़ पे. तो अपने लोकल इश्यूज़ अलग अलग हैं. उस लोकल इश्यूज़ को अकॉर्डिंगली लॉ बनाने के लिए लोकल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि सेंटर तो एक ऐसा यूनानिमस लॉ बना सकेगा जो कि पूरे इंडिया को बेनिफिट कर सके. लोकल प्रॉब्लम्स को, लोकल इश्यूज़ को सुनने के लिए एक लोकल गवर्नमेंट हो तो मच बेटर है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है. So you can see that federalism enables local government as it is being discussed. Now the third one is diversity. As discussed earlier, diversity किसी भी कंट्री के लिए उसका enrichment कहलाता है. जितनी डाइवर्सिटी होगी उतना आपको न्यू आइडियाज़ होंगे, उतना फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट होगा, उतनी नया विजन होगा. और कहीं ना कहीं देखो, अगर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो हम एक इंडिया में रह के बहुत सारे एरिया से, बहुत सारे वर्ल्ड की कंट्री से, नेबरिंग कंट्री से हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाएंगे. तो डाइवर्सिटी हमारी स्पेशलिटी है, हमारा स्ट्रेंथ है. और इसको अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें स्पेशल लॉज चाहिए, हर एरियाज़ के अलग लॉज चाहिए. तो उस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए भी लोकल गवर्नमेंट होता है जो कि प्रोटेक्ट कर सकता है उनके डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लिविंग को. फोर्थ इज एबिलिटी टू चूज. इट इनेबल्स पीपल टू चूज द बेस्ट प्लेस फॉर देम टू लिव. जैसे मैंने कहा कि इंडिया एक पूरा का पूरा यूनिट है, यानी एक पूरा का पूरा इंडिया को एक ही कंसीडर किया जाता है, इसलिए यहाँ सिंगल सिटीजनशिप भी है. और ऐसे केस में अगर हम पूरे इंडिया को एक ही मानते हैं तो मान लो कि जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे न्यू जनरेशन हैं, मान लो उन्होंने IIT में बहुत काम किया तो वो आराम से साउथ जा सकते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जॉब फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है. वो IT कंपनी में जाएँ या फिर जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, MBA के बच्चे वहाँ जाएँ. जहाँ पे एग्रीकल्चर का स्टेट्स हो वहाँ जिन्होंने एग्रीकल्चर में कुछ पढ़ाई कर रखी है, कोर्स कर रखा है, वो एग्रीकल्चर प्रोन एरियाज़ में जाएँ. अगर हम पूरे इंडिया को एक यूनिट की तरह मानते हैं तो उसमें आसानी हो जाएगी
जो भी अपकमिंग बच्चे हैं, जो भी अपना हायर परस्यू करना चाहते हैं करियर, उस हिसाब से वो उस एरिया में जा सकते हैं, कोई उनके लिए रुकावट नहीं होगी। और ये एक तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसके अंदर यूनिटी पैदा करती है, और प्लस जॉब प्रॉस्पेक्ट से या फिर लिविंग स्टैंडर्ड से हमें एक हायर एंड देती है, हमें चूज़ करने का हायर एंड देती है। इसलिए एबिलिटी टू चूज़ इट इनेबल्स पीपल टू the best place, wherever they want to go, they can consider India as a single unit, and they can get the maximum benefit for their growth in any part of Indian continent, in any part of Indian government. Next is citizen feel more in touch with their governors. देखो क्या होता है, गवर्नर कौन होता है, वो सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो अगर किसी भी स्टेट में उसका गवर्नर ना हो तो गवर्नर का क्या काम होता है, एक तो वो सेंट्रल पॉलिसीज़ को वो कंसर्न स्टेट में लाता है, प्लस स्टेट में कैसा सब कुछ मशीनरी चल रही है, कैसा मैकेनिज्म चल रहा है, सब कुछ स्मूथ है कि नहीं, वो टाइम टू टाइम रिपोर्ट करता रहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और अगर स्टेट में डिस्टर्बेंस हो, स्टेट में क्या कहते हैं उसको, लेजिस्लेटिव बॉडी फेल हो रही है, तो ऐसे केसेस में भी गवर्नर वहाँ पे इनैक्ट करता है और वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करता है और प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी लग जाती है वहाँ पे। तो ऐसे केसेस में जो स्टेट के लोग हैं वो अपने आप को कनेक्टेड फील करें सेंट्रल अथॉरिटी से, इसलिए गवर्नर अपॉइंट होते हैं, सो दैट गवर्नर कैन एक्ट एज अ वॉच डॉग फॉर डिफरेंट स्टेट्स। यानी एक गवर्नर एक स्टेट में होता है और सारे गवर्नर्स मिलके एक वॉचडॉग की तरह काम करते हैं फॉर द होल स्टेट्स ऑफ अ सिंगल यूनिट। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का मतलब ये होता है कि फेडरल इज नॉट, देखो फेडरल गवर्नमेंट में एज डिस्कस्ड अर्लियर दो तरह का सरकार होता है, सेंटर एंड स्टेट। और ये जो अथॉरिटीज होती है सेंटर और स्टेट, उसमें ऐसा नहीं होता है कि जो सेंटर है वो स्टेट्स के एग्जिस्टेंस को ही ख़त्म कर दे, ये स्टेट के जुरिस्डिक्शन में भी वो ओवरलैप करने लगे अपने पावर से। ऐसा कुछ नहीं होता है। सेंट्रल और स्टेट का अपना अपना अलग जुरिस्डिक्शन है और इन सब सारे रिलेशंस को डिफाइन कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ही ये प्रोवाइड करता है कि अलग अलग स्टेट्स में यूनिटी बनी रहे, तभी ये फेडरल जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, टाइप ऑफ गवर्नेंस है, वो अच्छे से सक्सेसफुल हो सकेगा। 7th पॉइंट मेरिट्स में ही है, पीपल हैव मोर पावर। पीपल हैव मोर पावर इन द फेडरल लॉज बिकॉज दे कैन वोट और रिप्लेस फेडरल गवर्नर्स एंड दे हैव मोर इमीडिएट पावर ओवर द इश्यूज दैट कंसर्न देम एंड देयर रीजन। देखो इसमें दो चीज़ें हैं, पीपल को आप बहुत ज़्यादा पावरफुल देते हैं, क्यों? क्योंकि आप डिवीजन ऑफ पावर कर रहे हैं। आप डिवीजन ऑफ पावर कर रहे हैं यानी आप छोटे छोटे एरियाज में भी पावर पहुंचा रहे हैं अपनी। तो ऐसे केसेस में दो चीज़ें होती हैं। पहली बात यह है कि वो जो रीजनल एरियाज है, जो स्टेट वाइज एरिया है, वो अपने हिसाब से लॉज बनाएगा। दूसरा, आपका रिप्रेजेंटेशन जा रहा है लोकसभा में। तीसरी बात ये हो गई कि अगर आपको कोई सेंट्रल लॉ पसंद नहीं आ रहा है या स्टेट लॉ पसंद नहीं आ रहा तो आप उसके अगेंस्ट एजिटेशन कर सकते हैं और गवर्नर्स भी अपॉइंट होते हैं। अगर आपको स्टेट से कोई डिससेटिस्फैक्शन है तो आपको गवर्नर्स होते हैं सेंट्रल अथॉरिटी के, जो कि ऐसे केसेस में काम करते हैं। और अगर आप डिससेटिस्फाइड हैं किसी भी वजह से तो वो इमरजेंसी की सिचुएशन लगाकर उस सरकार का जुरिस्डिक्शन रोक सकते हैं, उस सरकार के पावर को वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपने लोकल लॉज हों जो उस एरिया को, जो उस लैंड के नीड्स को, जो उस लैंड के शॉर्टकमिंग्स को अच्छे से समझ सकें और उस हिसाब से लॉज इनैक्ट करें। तभी तो एग्रीकल्चर जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी एक सेंट्रल अथॉरिटी तो पूरे हिंदुस्तान के लिए कुछ एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स या एग्रीकल्चर लॉज बना सकती है, साथ में स्टेट भी उसमें इंटरफेयर करेगी। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल उनके एरिया ही की तो बात है, तो वो जितना समझ सकते हैं वो सेंटर क्या समझ सकेगी उतना। जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए अभी जो महाराष्ट्र में नई गवर्नमेंट आई है और जो इलेक्शन का इनका सबसे बड़ा मैनिफेस्टो भी यही था कि वो फार्मर्स को फाइनेंशियल बेनिफिट देंगे, यानी उनका कर माफ़ कर देंगे।
क्योंकि वहाँ की अभी फार्मर्स की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। एक तो उनको अपने प्रोडक्शन में जितना उनका लगता है पैसा वो भी नहीं निकल पाता उनकी खेती से। तो ऐसे केसेस में उनकी हालत बहुत पैथेटिक हो जाती है। तो कई बार सेंट्रल फाइनेंशियल हेल्प भी आती है, कई बार लोकल हेल्प यानी स्टेट का भी हेल्प आता है। तो ऐसे कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे स्टेट लॉज होना ज़रूरी है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है उस मिट्टी की ज़रूरत को, क्योंकि उसका लोकल मामला होता है। प्लस एग्रीकल्चर इतना बड़ा इशू है जहाँ अकेले स्टेट से नहीं संभाला जा सकता, तो वहाँ सेंट्रल हेल्प भी, चाहे फाइनेंशियल रूप में, चाहे सब्सिडाइज फर्टिलाइज़र के रूप में, चाहे कोई साइंटिफिक ग्रोथ या साइंटिफिक डेवलपमेंट फॉर द बेसिक साइंटिफिक डेवलपमेंट फॉर द एग्रीकल्चरल लैंड। ऐसे केसेस में एग्रीकल्चर के लिए बहुत बेनिफिटेड होता है कि एक स्टेट अथॉरिटी भी हो जो उसको देखे, प्लस एक सुप्रीम अथॉरिटी भी हो जो उसको टाइम टू टाइम हेल्प करता रहे। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिमेरिट्स। सबसे बड़ा डिमेरिट है इसमें, और सारे जो डिमेरिट्स हैं उसमें लगभग एक दूसरे से ही मिलते जुलते हैं। सबसे बड़ा डिमेरिट है कि यहाँ पे कई बार ऐसे केसेस हो जा सकते हैं कि डिफरेंट स्टेट्स में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, या सेंटर और स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। डिफरेंट स्टेट्स में हमें अच्छे से पता है कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के हमारे ऐसे एग्जांपल्स हो चुके हैं, स्पेशली जब यहाँ पे वाटर क्राइसिस या फिर वाटर की वजह से इश्यूज होते हैं, चाहे वो साउथ में ही क्यों ना हो, जैसे गोदावरी नदी की वजह से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहता है इनमें, चाहे कावरी के लिए लेके वही अगेंस्ट साउथ, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, यानी एक वाटर का इशू है जिसकी वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। कई बार सेंटर और स्टेट में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे अभी वही केरला में हुआ था, आर्टिकल 131 को लेके वो गया था सुप्रीम कोर्ट कि जैसे एनआरसीज को बहुत सारे स्टेट्स ने रिजेक्ट कर दिया था, तो ये भी जो सेंटर ने लाया था ये एनआरसी वाला लॉ। तो ये कई ज़्यादा ऐसे हम डिस्प्यूट्स देखते हैं जो बिटवीन द स्टेट्स भी होते रहते हैं, बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट भी होते हैं। और अभी और बहुत रिसेंट अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि अपने बॉर्डर सील कर देंगे, वो किसी वही नेबरिंग स्टेट से लोगों को, यूपी हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, आने का अलाउ नहीं होगा। लेकिन बाद में एनीवेज ये पूरा जो इनका सजेशन था वही बंद कर दिया गया, वही कैंसिल कर दिया गया है। ऐसी बहुत सारे स्टेट्स भी अपना बॉर्डर सील कर रहे थे। चलो, बॉर्डर सील करना इज गुड कि आप सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हो, आप फर्दर ये बीमारी को नहीं अपने स्टेट के अंदर एडमिट होने दे रहे हो, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर ये कहना कि हमारे हेल्थ सेक्टर पे ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा इसलिए हम वहाँ के बंदों को यहाँ नहीं आएंगे इलाज करवाने, ये गलत है। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। मेन जो इसका डिमेरिट है यही कॉन्फ्लिक्ट्स है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो एक जो यूनियन है, जो सेंटर है, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिले। लेकिन ये सबसे बड़ा फेडरलिज्म का डिमेरिट यही हो जाता है कि इसमें ये कॉन्फ्लिक्ट ही था, ये मिसअंडरस्टैंडिंग ही थी, ये मिसमैनेजमेंट ही था कि बहुत सारे न्यू स्टेट्स का फॉर्मेशन होता चला गया। स्पेशली 2000s में तो बहुत ज़्यादा नए स्टेट्स बने, चाहे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना हो, या यूपी से उत्तराखंड हो, या फिर बिहार से झारखंड हो, जैसे एमपी से छत्तीसगढ़। ये सब क्या है, एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, एक तरह का मिसमैनेजमेंट है या डिससेटिस्फैक्शन है। तो ये सब फेडरलिज्म का बहुत बड़ा डिमेरिट है कि आप सबको एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, या कहो कि बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज नहीं है, या बहुत अच्छे से मैनेजमेंट नहीं हो पाता। जैसे इंडिया से ही असम में हुआ, यानी वहाँ पे अफसा लगा हुआ, यही द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो 1958 में पास हुआ था वो है लगा हुआ। ये सब क्या है कि आप एक सेंटर होके आप कहीं ना कहीं फेल कर रहे हैं। चाहे पंजाब में कभी खालसा मूवमेंट था, या फिर वो नक्सलाइट वाला मामला हुआ, ये सब है कि कहीं ना कहीं एक मिसमैनेजमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं आप ही के स्टेट्स बहुत डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं सेंटर से। तो ये सब जो बहुत बड़ा डिमेरिट्स होता है, ये अगर रिजॉल्व हो जाए तो फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ रियली वेरी गुड टाइप ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, जैसे लास्ट इसको देख लो, टैक्सेस में अभी जीएसटी हट गया, यानी जितने इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो सारे के सारे हटा लिए गए। इससे भी स्टेट में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन था कि हमारा रेवेन्यू फिर कैसे जनरेट होगा। कई बार अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है तो स्टेट्स
सेंटर से मदद मांगती है फाइनेंशियल। कई बार ये भी स्टेट्स इल्ज़ाम लगाते हैं कि सेंटर हमारी उतनी मदद नहीं करी है। तो दीज आर द इश्यूज, दीज आर सम पॉइंट्स विच कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर द डिमेरिट्स ऑफ द फेडरलिज्म। अगर मैं 6 को देख लूँ, कन्फ्यूजन एंड इनकन्सिस्टेंसी, बहुत ज़्यादा कई बार होता है कि कॉन्करेंट लिस्ट है, कौन काम करेगा, या फिर कोई स्टेट लिस्ट से हम निकाल के किसी भी मैटर को, किसी भी फील्ड को हम कॉन्करेंट बनाए, ये सब भी एक इनके कॉन्फ्लिक्ट के ही वजह से होता है। और उसमें भी कई बार बहस होती है, जो 7th शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर में किया गया है, उसमें भी कई बार बहस होती है कि किसका जुरिस्डिक्शन क्या रहेगा। और अगर जैसे कई बार सेंटर जो है तो बहुत इंक्रोचिंग होती जाती है, बहुत सारे स्टेट मैटर्स में बहुत अनवांटेडली इन्वॉल्व होने लगती है। तो हाँ, अगर मान लो कई बार ऐसा होता है कि आप वहाँ की सरकार गिरा देते हो, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हो, तो अच्छे से उसका टेन्योर भी आप काम नहीं करने देते हो। ये सब कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ डिससेटिस्फाइड फीचर्स हैं फेडरलिज्म के, जिस वजह से फेडरलिज्म को बहुत नुकसान होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट demerits of federalism. I hope you like this video. Thank you for watching.